हाँ, आज हम आप अध्ययन करते हैं न्यायिक पुनरावलोकन का। न्यायिक पुनरावलोकन से अभिप्राय है कि सर्वोच्च न्यायालय को हमारे ये शक्ति दी गई है कि अगर विधायिका अथवा कार्यपालिका कोई ऐसा कानून बनाती है जो लिखित संविधान, हमारा चूंकि लिखित संविधान है भारत का, तो लिखित संविधान की मूल भावना के विरोध में अगर विधायिका हमारी संसद को, चूंकि कानून निर्माण के क्षेत्र में संसद को अपरिमित शक्तियां दी गई हैं, है ना, और कार्यपालिका का काम है उनका क्रियान्वयन करना। तो सर्वोच्च न्यायालय चूंकि संविधान का संरक्षक है, गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, तो ऐसी कंडीशन में सर्वोच्च न्यायालय ये देखेगा कि विधायिका यानी हमारी संसद जो कानून बना रही है वो संविधान की मूल भावना के विरुद्ध तो नहीं है, या कार्यपालिका किसी ऐसे कानून का क्रियान्वयन तो नहीं कर रही है जो कि संविधान की मूल भावना के विरोध में हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव करने लगे, या पता ये लगा संविधान की मूल भावना की ये भी विरुद्ध है जो बुलडोजर न्याय पद्धति चला दी गई है ना, कि राजनीतिक विद्वेष की भावना के तहत कहीं भी कार्यपालिका माने मंत्रिमंडल किसी के भी ऊपर बुलडोजर चलवा दिया जाए। तो अभी आप देखें सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगाई है कि आफ्टर ऑल ये तो कानून के राज्य का उल्लंघन है, आप पहले अल्टीमेटम दें, जांच कराएं, आफ्टर दैट काम करें। तो क्लियर हो गया कि इसका अर्थ ये है, इसका मीनिंग ये है न्यायिक पुनरावलोकन का, कि न्यायपालिका को ये शक्ति दी गई है कि विधायिका द्वारा बनाए गए किसी कानून को या कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए किसी कानून का वो पुनरावलोकन कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू कर सकती है ना, और उसके तहत अगर वो संविधान की मूल भावना के विरोध में हुआ तो ऐसी कंडीशन में उसे अवैध घोषित कर सकती है। अब हम आप देखें कि आफ्टर ऑल अभी तक न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत इसके भावार्थ को आगे बढ़ाते हुए क्या क्या इसमें अर्थ निहित किए गए हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को यह अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 12 के तहत कि कोई भी ऐसा कानून विधायिका नहीं बनाएगी जो मूल अधिकारों को न्यून करती हो यानी कमतर करती हो, अथवा जो है मूल अधिकारों का अपहरण किया जाता हो, किसके द्वारा, विधि के द्वारा, विधायिका के द्वारा अथवा कार्यपालिका के द्वारा। तो अनुच्छेद 12 के तहत न्यायपालिका को ये पावर है कि अगर मूल अधिकारों को न्यून करने का कोई कानून बन रहा है या मूल अधिकारों को सीज करने का, उनको छीनने का कोई प्रयास हो रहा है, तो ऐसे कानून को सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय उनको अवैध घोषित कर देगा। अनुच्छेद 13 में भी इसी तरह की भावना और शब्दावली है कि मूल अधिकारों से असंगत जो भी विधियां विधायिका बनाएगी, जो भी कानून विधायिका बनाएगी, तो वो शून्य प्राय हो जाएंगे, यानी उनको सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय निल कर देंगे, जीरो कर देंगे। क्लियर। फिर नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकार अगर सर्वोच्च आपकी विधायिका या कार्यपालिका छीनती है तो ऐसी कंडीशन में 5 प्रकार की रिट्स याचिकाएं जो है वो बाकायदे आवेदन किया जा सकता है, और 5 तरह की जो रिट्स हैं वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा निर्गत की जाएंगी, है ना। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है ना, उत्प्रेषण लेख है, अधिकार सुरक्षा है ना। कि पता ये लगा बंदी प्रत्यक्षीकरण में अगर कार्यपालिका ने किसी व्यक्ति को अवैध रूप में बंदी बना दिया है, ये उसके मूल अधिकारों का हनन है ना, उसके अपराध को नहीं बतला पा रहे हैं कि क्यों अरेस्ट किया है। तो ऐसी कंडीशन में अगर वो व्यक्ति कोर्ट में जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में, तो सर्वोच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी
करेगा कि आफ्टर ऑल कार्यपालिका ने किस अधिकार के तहत उसे बंदी बनाया है, उसको मुक्त किया जाए, अन्यथा की स्थिति में ये बताया जाए कि उसका अपराध क्या है ना। तो परमादेश परमादेश ये इसमें जो लोग अवैधानिक रूप पे सत्ता का ग्रहण कर लेते हैं, जैसे कोई मुख्यमंत्री, उसका बहुमत नहीं है ना विधानसभा में, और वो मुख्यमंत्री की राज्यपाल उसको शपथ दिला दे, तो ऐसी कंडीशन में विपक्ष अगर जाता है सर्वोच्च न्यायालय में, तो वहाँ सर्वोच्च न्यायालय इस रिट को जारी करेगा परमादेश कि हम आदेश देते हैं कि आप जो है पद को छोड़िए, ठीक है। या अवैधानिक रूप में कोई किसी भी पद पर बैठ जाए तो परमादेश रिट जो है वो जारी की जाएगी। उत्प्रेषण लेख के अंतर्गत निम्न न्यायालयों में अगर कोई कार्रवाई चल रही है जो कि उनके प्राधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय उन केसेस को अपने यहाँ बुला लेते हैं। और एक दूसरी जो है वो कौन सी है, मना करने का है ना। तो उत्प्रेषण लेख हो गया और प्रतिषेध हो गया। प्रतिषेध के तहत मना किया जाएगा और उत्प्रेषण लेख के तहत जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर हैं उन कोर्ट्स में उन्हें ऊपर मंगा लिया जाएगा, ठीक है भाई। तो आप देखें यहाँ पर, आप देखें कि बाकायदे अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ये न्यायिक पुनरावलोकन को पुष्ट करने वाला अनुच्छेद है। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए बाकायदे 5 रिट्स विधायिका और कार्यपालिका के अगेंस्ट जारी कर सकता है। नेक्स्ट आप देखिए अनुच्छेद 131 और 132 में सर्वोच्च न्यायालय को ये शक्ति दी गई है कि वो केंद्र व राज्यों द्वारा बनाए गए ऐसे सारे कानूनों का पुनरीक्षण कर सकती है, रिव्यू कर सकती है ना, कि वो कहीं संविधान की मूल भावना के अगेंस्ट तो नहीं है ना। क्योंकि हमें ये बात याद रखनी है कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और हमारी जो न्यायपालिका है वो हमारी संविधान की संरक्षक है, रक्षक है। तो ऐसी कंडीशन में कहीं विधायिका एवं कार्यपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों को, उनके अधिकारों का हनन न करे, तो इन दैट केस जो है अनुच्छेद 131 और 132 में यहाँ तक पावर सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है कि केंद्र व राज्यों द्वारा बनाए गए कानूनों का पुनरीक्षण कर सकती है ना। नेक्स्ट आप देखें अनुच्छेद 246 में भी यही बात है कि केंद्र व राज्यों द्वारा बनाए गए जो कानून निर्माण की जो सीमाएं हैं उनका उल्लेख बाकायदे करेगी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय करेंगे। नेक्स्ट आप देखें न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग अभी तक कब कब हुआ है, तो देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स, बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं जिनमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी इस न्यायिक पुनरावलोकन का प्रयोग किया। कुछ उदाहरण जैसे 1951 में कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य का ये मुकदमा आया, तो ये जो है अनुच्छेद 14 का उल्लंघन था। अनुच्छेद 14 में रूल ऑफ लॉ का वर्णन है, कानून का शासन, जहाँ पर कानून के समक्ष सभी बराबर हैं, तो उसमें भेदभाव किया गया था बिहार राज्य के द्वारा। तो ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें न्यायिक पुनरावलोकन का प्रयोग करते हुए उसके निर्णय को, बिहार सरकार के निर्णय को अवैध घोषित कर दिया। नेक्स्ट आप देखें 27 फरवरी 1967 को गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मुकदमा जो आया, उसमें आप देखें कि पंजाब राज्य ने बाकायदे मौलिक अधिकारों यानी खासकर भारत सरकार ने ये कानून बनाया था कि अगर विधायिका चाहे, संसद चाहे, तो मौलिक अधिकारों को कम कर सकती है। तो ऐसी कंडीशन में जब ये मुकदमा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाला मुकदमा 1967 में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पहुंचा, तो इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार के तहत यह निर्णय दिया कि विधायिका ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकार कम होते हो, है ना, चूंकि ऊपर हम लोग देख चुके हैं। तो इसके बाद आप देखें इंदिरा जी ने भारत के संविधान में 24वां और 25वां संविधान संशोधन कर दिया और उसमें ये लिखा कि अगर संसद चाहे तो मौलिक अधिकार के साथ साथ पूरे संविधान को रिवाइज कर सकती है।
तो इसी के ठीक बाद एक मुकदमा 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ये मुकदमा आया, जिसमें बाकायदे सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि हाँ ये बात सही है कि संसद चूंकि विधि निर्माण के क्षेत्र में संसद को सर्वोच्च शक्तियां प्राप्त हैं, तो संसद अगर चाहे तो पूरे संविधान का रिवीजन कर सकती है, बदल सकती है ना, मौलिक अधिकारों को भी बदल सकती है, लेकिन वो जो मौलिक ढांचा है उसे नहीं बदल सकती। तो इस तरह से आप देखें कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मुकदमे में इसमें बाकायदे सर्वोच्च न्यायालय ने एक तरह से अपनी हार को स्वीकार करते हुए और 24वां और 25वां जो इंदिरा जी ने संशोधन कराया था संसद के द्वारा, उसी के साथ अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मौलिक ढांचा वाला इशू आगे रख दिया। अब हमें ये देखना है, इसके अलावा आप देखें बहुत सारे ऐसे मुकदमे आए सर्वोच्च न्यायालय में जो पब्लिक वेलफेयर में इस न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का दुरुपयोग भी किया गया, सामाजिक और आर्थिक पहलू, जैसे सपोज दैट जमींदारी का उन्मूलन, इंदिरा जी ने इस पर कानून बनाया, प्रिवी पर्स की समाप्ति, और जब राजकुमारों की पेंशन छीनी गई तो वो सभी सर्वोच्च न्यायालय की शरण में चले गए और सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें सेफगार्ड किया। सरकार जो समानता की, क्योंकि लोकतंत्र समानता स्वतंत्रता भाईचारे पर आधारित है, तो ऐसी कंडीशन में इंदिरा जी ने ये संसद के द्वारा ये नियम बनाया था, कानून बनाया था कि अब किन्हीं भी राजकुमारों को कोई पेंशन नहीं दी जाएगी। अब आप सभी नागरिकों की तरह आप मेहनत करें, आप तैयारी करें, आप आईएएस बने, है ना, और आप कोई बिजनेस करें, लेकिन राजकोष से उनको कोई प्रिवी पर्स, है ना, पेंशन नहीं दी जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने उसको सेफगार्ड किया और कहा नहीं, राज्य को बाकायदे उन्हें प्रिवी पर्स देना चाहिए। तो यहाँ हम आप देखते हैं कि आखिरकार वो कौन से बिंदु हैं जिनके तहत बाकायदे जो है जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है सर्वोच्च न्यायालय की, उसकी आलोचना की जाती है। तो यहाँ आप देखें कुछ विचारकों का ये मानना है कि ये जो न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है इसको सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार अतिक्रमण किया है और लोकतंत्र के इसको विरुद्ध होता है। लोकतंत्र जो कि समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय, ये 4 पिलर्स हैं, है ना, तो इन पिलर्स को पर अटैक करने का काम सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक पुनरावलोकन के तहत किया है। जैसे प्रिवी पर्स, इसी तरह आप देखें बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जब इंदिरा जी ने पब्लिक वेलफेयर के तहत बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया तो यहाँ भी सर्वोच्च न्यायालय ने बैंकों के फेवर में निर्णय दे दिया कि आफ्टर ऑल बैंक जो कि पूंजीपतियों द्वारा संचालित थी और पब्लिक वेलफेयर में सरकार जो उनको सहायता राशि देती थी तो बैंक उसे देने से मना कर देते थे। तो इसलिए सरकार ने सोचा कि इन बैंकों को हमें अपने अधिकार क्षेत्र में लाना होगा, तभी ये हमारी योजनाओं में सहभागिता करेंगे। तो यहाँ आप देखें सर्वोच्च न्यायालय ने चाहे प्रिवी पर्स की समाप्ति हो और चाहे आप देखें बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, इन तमाम इशूज पे जो कि सामाजिक और आर्थिक पहलुओं पर आधारित थे, इसमें बाकायदे जो है न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत सरकार द्वारा निर्मित कानूनों के रास्ते में बाधा बनने का प्रयास किया। नेक्स्ट आप देखें अनुदारवादी शक्ति के रूप में एक कंजर्वेटिव आउटलुक, अनुदारवादी और उदारवादी, उदारवादी माने लिबरल और अनुदारवादी माने कंजर्वेटिव। तो यहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने भाई ये देख लिया कि हमें ये तमाम आर्टिकल्स के तहत न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति मिली हुई है, तो हर बात में अड़ंगा लगाने का काम किया और कंजर्वेटिव रुख अपनाया। जैसे प्रिवी पर्स की समाप्ति, जब राजे महाराजे ही नहीं रहे, नवाबशाही नहीं रही और अब लोकतंत्र की स्थापना हो गई, तो लोकतंत्र में आखिर उन्हें प्रिवी पर्स कैसे दिया जा सकता है? वो आईएएस की तैयारी करें, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जैसे आम जन सारे लोग तैयारी करते हैं। अब आप इसलिए कि हम फला राजा के बेटे थे तो इसलिए हमें भाई पेंशन मिलना चाहिए हर महीने। तो आप देखें कि यहाँ ये रूढ़वादी पहलू इसने न्यायपालिका ने अपनाया। तो
तो अनुदारवादी शक्ति के रूप में काम किया। ऐसा इनके कई निर्णयों में ये बात देखी गई। अपने पूर्व के निर्णयों में ही परिवर्तन। आप देखें कि जब हम देख रहे हैं कि इन्होंने निर्णय दिया था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाले मुकदमे में कि संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती, है ना, तो फिर इन्हें अड़े रहना चाहिए इस बात पर। लेकिन आप देखें केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाले में क्या कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो पता लगा कि इन्होंने जो भी निर्णय अपने लिए फिर वो पलटी मार गए और उन्होंने उस निर्णय को वापस ले लिया। तो ये चीज सही नहीं थी। नेक्स्ट आप देखें, संसद एक अनुत्तरदायी संस्था बन गई। क्योंकि लोकतंत्र में हम लोकसभा के अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, संसद के प्रतिनिधियों को चुनते हैं, राज्यसभा में अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं और लोकसभा में हर जनता सीधे सीधे अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। और चूंकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है तो ऐसी कंडीशन में ये संसद का काम है कि पब्लिक वेलफेयर में अधिक से अधिक कानूनों का निर्माण करे और तमाम जो रूढ़वादी चीजें हैं और जो अलोकतांत्रिक चीजें हैं उन चीजों को हटाया जाए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार, चाहे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, चाहे प्रिवी पर्स की समाप्ति हो, इसमें ये दिखाने की कोशिश की न्यायपालिका ने कि हम सही हैं और संसद जो कानून बना रही है वो गलत है ना। तो ये एक गलत निर्णय था, उसको अनुत्तरदायी ठहराना, है ना, और न्यायपालिका को केवल ये कि हम सर्वोच्च हैं, दैट वाज द रॉन्ग यानी कंडीशन। नेक्स्ट आप देखें, संवैधानिक सीमाओं का भी अतिक्रमण किया गया, है ना। संवैधानिक सीमाएं क्या है, हम अगर देखें अपनी प्रस्तावना की ओर तो प्रस्तावना में साफ साफ कहा गया है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक समानता, इसके लिए हमारा संविधान बना है। अब यहाँ जब आप भेदभाव परक निर्णय दे रहे हैं तो इन दैट केस सीधा ये दिख रहा है कि आप संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण कर रहे हैं। नेक्स्ट आप देखें, न्यायाधीशों के ऊपर कार्यपालिका का प्रभाव भी देखा गया। अभी रिसेंटली हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक ये बड़ा आलोचना का विषय बना है कि अभी पूर्व गणेशोत्सव पर हमारे प्रधानमंत्री जो है बाकायदे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के घर पर जाकर पूजन करने लगे, है ना, जबकि दोनों में यहाँ शक्तियों का पृथक्करण है। और न्यायपालिका पर हम सबसे ज़्यादा उम्मीद रखते हैं कि न्यायपालिका अगर कहीं विधायिका और कार्यपालिका हमारे अधिकारों का अतिक्रमण करेगी तो न्यायपालिका हमें बचाएगी। अब पता लगा कार्यपालिका वाला हेड जो है वो जा कर के आरती या वो सारा सब कुछ काम कर रहा है, या अदरवाइज आप देखें कि बाकायदे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो पीछे जिसने राम जन्मभूमि बनाम बाबरी मस्जिद वाले विवाद में निर्णय दिया था, है ना, उसमें बाकायदे एक लालच दिया गया था कि आप हमारे फेवर में निर्णय दें, हम आपको राज्यसभा में पहुंचा देंगे, और उन्हें बाकायदे राज्यसभा में सांसद बना दिया गया। बहुत कुछ यहाँ भी आप देखें, जब साथ में आरती पूजन आप कर रहे हैं, अगर वैसे देखा जाए सामान्य दृष्टिकोण से तो चलो ठीक है, प्रधानमंत्री गणेशोत्सव में जाकर और मुख्य न्यायाधीश के घर पे जाकर पूजन कर रहे हैं, लेकिन बात है लोकतंत्र की, बात है नागरिकों के अधिकारों की कि आफ्टर ये 2 धड़े में पब्लिक को दूरी दिखाई देना चाहिए, क्योंकि नहीं तो आप प्रभावित हो जाएंगे दूसरे के व्यक्तित्व से, है ना। और फिर वही होगा कि चंद्रचूड़ जी को भी लगेगा कि कहीं ना कहीं हम इनकी पीएम की बजाएंगे तो आने वाले समय में हमें भी राज्यसभा में बिठा दिया जाएगा। उससे क्या होगा, नागरिकों को जो न्याय मिलना चाहिए वो न्याय की मूल भावना जो है वो हतोत्साहित होगी। तो अब हम आते हैं महत्व पर। देखिए, जब महत्व की बात करते हैं तो संविधान निर्माताओं ने ये न्यायिक पुनरावलोकन का जो कंसेप्ट है वो अमेरिका से लिया है, यूएसए के संविधान से लिया है। क्योंकि यूएसए में शक्तियों का पृथक्करण है कि विधायिका विधि निर्माण के क्षेत्र में सर्वोच्च है, कार्यपालिका क्रियान्वयन में सर्वोच्च है, और न्यायपालिका इन दोनों में एक तो दोनों के कामों को वॉच करेगी और साथ ही साथ एक निष्पक्ष न्याय देगी। तो इस भावना के तहत वहाँ
कि सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई थी, जिसको हमारे संविधान निर्माताओं ने एज इट इज इसको लेने का प्रयास किया। लेकिन आप देखें कि इसका महत्व तो ये है कि वास्तव में अगर विधायिका, चूंकि आप देखें हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है, ना विधायिका सर्वोच्च है, ना कार्यपालिका सर्वोच्च है और ना न्यायपालिका। हमारे यहाँ सबसे ऊपर है संविधान, कि ये तीनों जो सरकार के अंग हैं वो संविधान का अक्षरशः अनुपालन करेंगे और संविधान का उल्लंघन नहीं करेंगे। तो ऐसे में न्यायपालिका को हमने संविधान का संरक्षक बना दिया। तो ये जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, अगर मान चले विधायिका में हमारे यहाँ चूंकि संसदीय शासन प्रणाली है, तो जो कार्यपालिका का जो मुखिया होता है, वास्तविक मुखिया जिसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं, और उसके पास अगर संसद में पूर्ण बहुमत है तो ये पूरी संभावना रहती है कि वो ऐसे कानून बना सकता है विधायिका में रह करके कि जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकार भी छीन सकते हैं और संविधान ने उन्हें जो अन्य सुविधाएं दी हैं उन्हें भी वो खत्म कर सकता है। इसलिए ये न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है कि टाइम टू टाइम वो रिव्यू करे, पुनरावलोकन करे कि कहीं विधायिका गलत कानून ना बना दे, है ना। इसी तरह कार्यपालिका कहीं तानाशाह बन करके नागरिकों के अधिकारों को का हनन न करे, उनका अतिक्रमण न करे, तो उसको एक वॉच करने के लिए ये न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई थी। और ये पाया गया है कि अगर कुछ मुद्दों को हम छोड़ दें, कुछ बातों को छोड़ दें, तो आफ्टर ऑल सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत कुछ जो है न्यायिक पुनरावलोकन के इस अधिकार का अनुपालन किया है और इसके तहत बहुत सारे अच्छे निर्णय जो नागरिकों के हित में थे और हमारे लोकतंत्र के हित में थे, वो न्यायिक पुनरावलोकन के लिए के तहत उसने निर्णय लिए। दैट्स ऑल।